हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित जो विभिन्न टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आए हैं जो टीजीटी, पीजीटी और नीट के स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। चलिए आज सीधे बात करेंगे हम संघ आर्थ्रोपोडा या फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, ये जो संघ आर्थ्रोपोडा जिसकी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन देने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये जो संघ आर्थ्रोपोडा है ये जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और बनता है एग्जाम के लिए कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। ऐसे ही फैमिलीज में भी, कुलों में भी, वनस्पति विज्ञान में, बॉटनी में ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कुल कौन सा है, सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है, तो वो कंपोजिटी है। और नया नाम जिसका एस्टेरेसी है, जिसमें एस्टेरेसी में सूरजमुखी, गेंदा आदि पौधे आते हैं। हेलियंथेसिनस यानी कि सूरजमुखी, हेलियंथेसिनस जिसमें आता है। तो वो फाइलम, वो जो कुल है वो वनस्पति जगत में फैमिलीज का सबसे बड़ा कुल है, यानी कि तो इस तरह से ही ये क्वेश्चन भी जंतु जगत में भी बन जाता है कि जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वो संघ आर्थ्रोपोडा है। और संघ आर्थ्रोपोडा में देखेंगे, संघ आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। आर्थ्रोपोडा में फ्रेंड्स सभी कीड़े मकोड़े आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसमें मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, इनको वर्ग इंसेक्टा में रखा गया है, यानी कि इनका वर्ग जो है वो कीट वर्ग में आते हैं। और दूसरा बिच्छू और मकड़ी, ये फ्रेंड्स एरेक्निडा वर्ग में रखे गए हैं। और जो झींगा मछली है, ये मछली नहीं है, ये एक कीट है, ये कीड़ा है, इसको क्रस्टेशिया कुल में रखा गया है। ये जलीय होते हैं, जो जलीय आर्थ्रोपोड हैं, जल में पाए जाने वाले जो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं, जैसे झींगा मछली, पैलिमोन भी कहते हैं जिसको, तो इनको रखा गया फ्रेंड्स, इनको रखा गया क्रस्टेशिया वर्ग में। तो क्रस्टेशिया वर्ग में इनको रखा गया है। और एक बात और जानते चले इनके बारे में फ्रेंड्स, जो इंसेक्टा वर्ग है, इस वर्ग के प्राणियों में 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, यानी कि 3 जोड़ी टांगे, 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। बिच्छू और मकड़ी में 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। इसके बाद झींगा मछली आता है, तो झींगे में 19 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मक्खी, मच्छर, कॉकरोच को इंसेक्टा यानी कीट वर्ग में रखा गया, बिच्छू और मकड़ी को एरेक्निडा वर्ग में, और झींगा मछली यानी पैलिमोन, जिसे ब्राउन भी कहते हैं, तो इनको क्रस्टेशिया वर्ग में रखा गया, जिसमें 19 जोड़ी टांगे होती हैं। अब बता देखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, इसको ध्यान रखेंगे। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। और आर्थ्रोपोडा संघ की जो स्थापना की थी, आर्थ्रोपोडा फाइलम की स्थापना की थी, वो की थी फ्रेंड्स वॉन सीबोल्ड ने। वॉन सीबोल्ड ने इस संघ की स्थापना की। और लेमार्क ने, जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने इंसेक्टा समूह को, यानी कि इसको इंसेक्टा समूह बनाया। इंसेक्टा समूह को, जो कीटों का समूह है, इनको 3 क्लासेस में बांटा, 3 क्लासेस में बांटा था इंसेक्टा समूह को, क्रस्टेशिया, हेक्सोपोडा और एरेक्निडा में बांटा। अब आता है देखिए बाइलेटरल, इन जंतुओं का शरीर, इनकी विशेषताएं बता दें। आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी प्राणी हैं, तो इनकी जो सिमेट्री है, इनका जो शरीर है, बॉडी कैसा होगा, द्विपार्श्व सममित होगा, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, जिसमें डोर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों अलग अलग होती हैं, यानी उल्टे और सीधे पार्ट पाए जाते हैं शरीर के। अब आता देखिए मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इन पहली बात तो ये शरीर कैसा होगा, खंड युक्त होगा, खंड युक्त शरीर होगा। जैसे एनेलिडा में खंड पाए जाते हैं, ऐसे ही इस आर्थ्रोपोडा संघ में भी जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है। लेकिन ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब है समखंड, सभी शरीर के खंड समान होंगे, समखंड युक्त शरीर होगा, शरीर के सभी खंड समान होंगे, इसीलिए इनको कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। उसके बाद इसमें एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल जो इन जंतुओं का होता है,
वो फ्रेंड्स बाह्य कंकाल किसका बना होगा? काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का बाह्य कंकाल किसका बना होगा? काइटिन का बना होता है। अब एक बात और बताइए, किसी की कोशिका भित्ति भी काइटिन की बनी होती है? ऐसे कोई पौधों का ग्रुप है जिसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? आप लोगों को अगर ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूं, इस टॉपिक से अलग है ये, आर्थ्रोपोडा संघ से मतलब नहीं है। तो सेल वॉल फंजाई की, जो फंजाई होते हैं यानी कवकों का जो समूह है, तो कवकों की सेल वॉल किसकी बनी होती है? वो भी काइटिन की बनी होती है, इनकी कोशिका भित्ति। और कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, इनको ध्यान रखें। फिर आता है देखिए बॉडी कैविटी, शरीर की देह गुहा को हीमोसील कहते हैं, हीमोसील कहा जाता है। और इनकी देह गुहा में हीमोलिम्फ फ्लूइड भरा रहता है और ये जंतु सीलोमेट कहलाते हैं। इन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? सीलोमेट कहते हैं। एनिलिडा संघ के प्राणी भी सीलोमेट होते हैं। इसके अलावा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा संघ के जंतु जो हैं वो सीलोमेट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी कैविटी है, इनकी बॉडी कैविटी में मीसोडर्म, जिन जंतुओं की बॉडी कैविटी में मीसोडर्म उपस्थित होती है, जहां मध्य देह गुहा, मध्य स्तरी इनकी बॉडी कैविटी में मीसोडर्म अगर पाई जाती है देह गुहा में, तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? सीलोमेट कहलाते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा संघ में भी ये मीसोडर्म इनकी देह गुहा में उपस्थित होती है, इसीलिए इनको सीलोमेट कहा जाता है, इनको ध्यान रखें। फिर आता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ओपन टाइप होता है, खुले प्रकार का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता है ये पॉइंट कि कौन से संघ के प्राणियों में खुले प्रकार का रक्त परिवहन संस्थान या परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में। इसका कारण है कि जब, अब ये भी समझ लीजिए कि ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन हम किसे कहते हैं? खुले प्रकार का। जब ब्लड वेसल्स में या वेन्स में नहीं बहता, वाहिनिकाओं में नहीं बहता, नो वेसल्स। यदि रक्त वेसल्स में, वाहिनिकाओं में, जैसे कि हमारे शरीर में जितने भी कॉर्डेट्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स में धमनियों और शिराओं में रुधिर बहता है, लेकिन इनमें धमनी शिराएं नहीं होती, सीधे सभी अंगों को बात करता है, सभी अंगों को टच करता है। तो सीधे इनकी देह गुहा में सीधे ही ब्लड भरा रहता है और इसमें वेसल्स नहीं पाई जाती, वाहिनिकाएं नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? ओपन टाइप का कहते हैं, खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण कहा जाता है, जो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स रेस्पिरेशन, श्वसन। तो श्वसन किन किन अंगों द्वारा ये करते हैं? इसमें से भी क्वेश्चन बनता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मोस्टली की ट्रैकिया द्वारा करते हैं, या गिल्स द्वारा करते हैं, या बुकलंग्स द्वारा करते हैं। ट्रैकिया द्वारा सभी कीटों में, ये मक्खी, मच्छर, कॉकरोच आदि में कैसे होता है? श्वास नाल द्वारा होता है। मक्खी, मच्छर और कॉकरोच में, मक्खी में, मच्छर में, कॉकरोच में, यानी इंसेक्टा वर्ग में, इंसेक्टा वर्ग के प्राणियों में जो श्वसन है वो किसके द्वारा होगा? श्वास नाली यानी कि ट्रैकिया द्वारा होता है। और एरेक्निडा जो वर्ग है, एरेक्निडा वर्ग के प्राणियों में यानी कि बिच्छू में जो श्वसन है वो बुकलंग्स द्वारा पाया जाता है, इसको ध्यान रखें। बिच्छू में किस में पाया जाएगा? बिच्छू में जो पाया जाता है वो पाया जाता है रेस्पिरेशन बुकलंग्स द्वारा, इसको ध्यान रखेंगे। उत्सर्जन, उसके श्वसन किसके द्वारा होगा? बुकलंग्स द्वारा होगा। और एक्सक्रीशन, श्वसन जो करते हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी, तो श्वसन के लिए विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिनको हम मेलपिगियन नलिकाएं कहते हैं। तो उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं फ्रेंड्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा की हम 3 क्लासों का, हालांकि कई क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट हैं जो 3 क्लासेस उनके विषय में संक्षेप में बता रहे हैं। 3 वर्गों के जो 3 मुख्य वर्ग हैं, 3 मेन क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो देखिए पहली है जो इसकी क्लास है
आर्कनिडा। आपको पता ही है आर्कनिडा का एग्जाम्पल पैलेमनियस होता है। पैलेमनियस, और पैलेमनियस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये है स्कॉर्पियन अर्थात बिच्छू का। बिच्छू को हम पैलेमनियस कहते हैं। तो पैलेमनियस कौन सी क्लास में आएगा? आर्कनिडा में आएगा। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स दूसरी इसकी क्लास, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस के बारे में ही आप लोगों को बताएंगे, जिनके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। दूसरी क्लास है क्रस्टेशिया। और क्रस्टेशिया में आप लोगों को पता है कौन सा एनिमल आता है? क्रस्टेशिया में आता है पेलिमोन। इसको हम प्राउन भी कहते हैं, PRAWN, प्राउन अर्थात झींगा मछली इसको कहा जाता है। झींगा मछली कहते हैं, लेकिन ये एक कीड़ा है। जनरली ये खाने में भी काम में आता है, बहुत डिलीशियस फूड है। अमेरिका में तो इसके बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट हैं और महत्वपूर्ण, और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा आयरन की होती है। आयरन प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको डिलीशियस फूड के रूप में भी इस कीड़े को खाया जाता है। फिर आता है देखिए इंसेक्टा। तीसरी क्लास है फ्रेंड्स इंसेक्टा, यानी कि कीट वर्ग है। और कीट वर्ग में आपको जानकारी है कि मस्का डोमेस्टिका है, मस्का नेबुलो है, ये जो हाउस फ्लाई होती है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका किसको कहा जाता है? हाउस फ्लाई को कहा जाता है, जो घरेलू मक्खी होती है। मस्का डोमेस्टिका है इसका एग्जाम्पल। इसके बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे एपिस इंडिका है, इसको मधुमक्खी कहते हैं। एपिस इंडिका मधुमक्खी, ये हनी भी हो गया। कॉकरोच है इसका एग्जाम्पल, कॉकरोच। और इसको पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इसका वैज्ञानिक नाम है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। कॉकरोच है, मक्खी मच्छर हो गया। और इसके बाद सिल्वर फिश है, लेपिस्मा जिसको कहते हैं, लेपिस्मा, और इसको कहा जाता है सिल्वर फिश। और फ्रेंड्स सिल्वर फिश भी फिश नहीं है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिल्वर फिश का वैज्ञानिक नाम होता है लेपिस्मा, और सिल्वर फिश नहीं है। रजत मीन या रजत मछली जिसको कहा जाता है, रजत मीन। तो रजत मीन जो है, मीन माने मछली होता है, यानी फिश, सिल्वर फिश नहीं है, बल्कि कैसा है? कीड़ा है ये। और आप लोगों ने देखा होगा किताबों में, जब हम किताबें बहुत दिनों तक अगर आप किताबें नहीं खोलकर देखेंगे और आपकी लाइब्रेरी में या आपकी अलमारी में किताबें रखी होती हैं, तो कई बार देखें बरसात के दिनों में ये एक चांदी जैसा एक छोटा सा कीड़ा किताबों में देखा जाता है, पाया जाता है, या किताबों की अलमारी में आपको देखने आसानी से मिल जाएगा, और सिल्वर कलर का होता है। तो इसीलिए इसको हम सिल्वर फिश कहते हैं। फिश जैसी आकृति होती है, इसलिए इसका नाम सिल्वर फिश है। लेकिन ये एक कीट वर्ग का प्राणी है, क्लास इसकी इंसेक्टा होती है। तो ये सिल्वर फिश नहीं है, बल्कि एक मछली है। ऐसे ही एक मछली होती है जिसको हम कहते हैं समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस। तो समुद्री घोड़ा नहीं है, और वो एक मछली है, वो एक मछली है, हिप्पोकैम्पस अर्थात समुद्री घोड़ा। इसको भी ध्यान रखेंगे, वो समुद्र में पाया जाएगा। इसके अलावा मक्खी मच्छर है, एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स है, तो ये सब इंसेक्ट में आ जाते हैं। तो इनकी क्लास हो जाती है इंसेक्टा। अब देखिए इन तीनों क्लासेस के बारे में देखते हैं, तीनों क्लासेस का वर्गीकरण। थोड़ा सा इनके बारे में, इन क्लासेस के बारे में देखते हैं कि इनमें कौन कौन से जो लक्षण हैं पाए जाते हैं। तो एरेक्निडा की, चलो एरेक्निडा सीधा आ रहा है, क्रस्टेशिया ये हो गया। इंसेक्टा के बारे में यहां लिख देते हैं, ये इंसेक्टा हो गया, क्रस्टेशिया एंड एरेक्निडा। क्लास है एरेक्निडा, फ्रेंड्स इसको एरेक्निडा देखें, एरेक्निडा क्लास है, और एरेक्निडा में पैलेमनियस आएगा। इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखेंगे। देखिए एरेक्निडा में जैसे बिच्छू है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हेड नहीं होता, यानी कि सिर नहीं पाया जाता। हेड इनमें अब्सेंट होता है। आप लोगों ने अगर बिच्छू की आकृति ध्यान से देखी हो तो बिच्छू इस तरीके का होगा, ये, और पीछे पूंछ होती है। तो यहां आंखें पाई जाती हैं,
तो ये बिच्छू का मान लीजिए शरीर है, तो यहाँ और ये इसके तो और ये टांगे होगी। तो बिच्छू में हेड नहीं होता है। आप लोगों ने अगर ध्यान से बिच्छू को देखा होगा तो देखिए सिर एब्सेंट होता है यहाँ पर भी, और इधर सिर पाया जाएगा। क्रस्टेशिया में भी सिर पाया जाता है, इंसेक्टा में भी हेड होता है। हेड यहाँ भी होगा और क्रस्टेशिया में भी हेड पाया जाएगा। और हेड किसके साथ जुड़ा रहता है? हेड जो है फ्रेंड्स ये थोरैसिक रीजन के साथ यानी वक्ष के साथ जुड़ा रहता है। तो इसके इस भाग को हेड और थोरक्स दोनों चूंकि मिले हुए होते हैं, इसलिए क्रस्टेशिया में इसको सिफेलोथोरक्स कहा जाता है, सिरोवक्ष कहा जाता है। सिफेलोथोरक्स इसको कहा जाता है सिफेलोथोरक्स, यानी कि इसका सिर सिरोवक्ष, तो सिरोवक्ष सिफेलिक रीजन, यानी कि सिर और वक्ष इसमें जुड़े हुए होते हैं। इसमें हेड और जो थोरक्स है ये इसमें अलग अलग होते हैं इंसेक्टा में। फिर देखते हैं, देखिए आईज, इसमें जो आईज हैं वो सिंपल होती हैं, यानी कि सिंपल आईज होंगी। और क्रस्टेशियन और इंसेक्टा में कंपाउंड आईज पाई जाती हैं, वन पेयर। इनमें कंपाउंड आईज पाई जाती हैं। आईज कैसी होंगी? कंपाउंड आईज होंगी, यानी कि संयुक्त नेत्र पाए जाएंगे। संयुक्त नेत्र की उपस्थिति होती है, संयुक्त नेत्र पाए जाएंगे। और प्रत्येक नेत्र ओमेटेडियम से लगभग 2000 नेत्रांशक से बना होता है। जो संयुक्त नेत्र है कंपाउंड आई, प्रत्येक संयुक्त नेत्र 2000 नेत्रांशकों से बना होता है। चलिए आगे बता देंगे इस बारे में। और इसमें भी कंपाउंड आईज पाई जाती हैं। संयुक्त नेत्र इंसेक्टा में भी पाए जाते हैं। इसके बारे में और डिटेल में आगे को बताएंगे। चलिए देखेंगे। अब आता है, देखिए इसमें थोरक्स नहीं होता, नो थोरक्स, यानी कि वक्ष नहीं पाया जाता। इधर थोरक्स यहां भी पाया जाएगा। थोरक्स क्रस्टेशिया में पाया जाएगा। क्रस्टेशिया में, क्रस्टेशिया को आप ये मानकर चलिए कि आप झींगे के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि पेलिमोन या प्राउन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो थोरक्स जो होगा, थोरैसिक रीजन, ये 8 सेगमेंटेड होगा, यानी कि 8 खंड पाए जाएंगे इसके वक्ष में। इसका जो वक्षीय भाग है, वक्ष है, जिसको हम क्या कहते हैं? छाती कहते हैं। तो वक्ष भाग में कितने पाए जाएंगे? 8 सेगमेंटेड पाए जाएंगे, 8 सेगमेंट पाए जाएंगे। और उसके बाद आता है इंसेक्टा, और इंसेक्टा में भी जो थोरक्स तो होगा, थोरक्स भी पाया जाएगा, लेकिन ये 3 सेगमेंटेड होगा। केवल 3 खंड पाए जाते हैं इंसेक्टा में। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच आदि में जो वक्ष है उसमें केवल 3 सेगमेंट्स पाए जाएंगे। इनको ध्यान रखिएगा। अब आता देखिए लेग्स। लेग्स हम पहले भी बता चुके हैं कि एरेक्निडा में, बिच्छू में, मकड़ी में कितनी पेयर लेग होती हैं? 4 पेयर, 4, यानी कि 4 जोड़ी टांगे, 4 पेयर लेग्स होंगी। और इधर अगर हम फ्रेंड्स लेग्स की बात करें तो क्रस्टेशिया में केवल प्राउन की बात करते हैं तो प्राउन में 19 जोड़ी होंगी। केवल प्राउन या पेलिमोन की बात कर रहे हैं, झींगे में, इस वर्ग में झींगा, तो झींगे में कितनी होंगी? 19 जोड़ी टांगे होंगी, 19 जोड़ी टांगे पाई जाएंगी। और उसके बाद आता है देखिए इंसेक्टा। इंसेक्टा में हमने बताया था आपको कितने 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, 3 जोड़ी टांगे इंसेक्टा में पाई जाती हैं। तो इनको, ये जो हम इंपॉर्टेंट बिंदु आप लोगों को बता रहे हैं, इनको नोट करते चलें। ये काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले बिंदु हैं जो आपके कंपटीशन में मदद करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आता देखिए फ्रेंड्स, कीटों का निर्मोचन। कीटों का निर्मोचन एक्सोस्केलेटन को, समस्त कीट जो है, एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल को उतारना। बाह्य कंकाल को सभी कीट, चाहे कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये समस्त कीट जो हैं ये क्या करते हैं? मक्खी है, मच्छर है, ये कीट
अपने एक्सोस्केलेटन को, जो एक्सोस्केलेटन किस चीज से बना होता है आप लोगों को जानकारी है, काइटिन से बना होता है। जो एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है, तो इसको उतार फेंकते हैं जब लार्वा से कीट, लार्वा से एडल्ट बनते हैं, यानी कि लार्वा से वयस्क अवस्था प्राप्त करते हैं, वयस्क अवस्था इनकी आती है, ये वयस्क अवस्था को प्राप्त करते हैं, वयस्क बनते हैं, तो काइटिन के बाह्य कंकाल को, काइटिन के बने बाह्य कंकाल को ये उतार फेंकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, निर्मोचन कहा जाता है। इस प्रोसेस को फ्रेंड्स कहते हैं मोल्टिंग। इस प्रोसेस को मोल्टिंग या निर्मोचन कहते हैं। हिंदी में इसको निर्मोचन कहा जाता है, मोल्टिंग। और इसको अथवा में इसका दूसरा नाम है एक्डाइसिस। इसको एक्डाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोसेस को एक्डाइसिस भी कहते हैं। अब आता देखिए, हाँ फ्रेंड, इसके बाद एक हार्मोन्स की भी बात करते हैं। जब समस्त कीट के लार्वा वयस्क अवस्था में बदलते हैं, तो इस प्रोसेस को कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। जब लार्वल स्टेज होगी तो ये किसमें बदलेंगे, एडल्ट में बदलेंगे, तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, कायांतरण कहेंगे। और कायांतरण में, जब लार्वा से एडल्ट बनने में, कायांतरण में, कीटों के कायांतरण में, इसको एक इस तरह से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, कीटों के कायांतरण में निम्नलिखित दो हार्मोन सहायक हैं, दो हार्मोन सहायता करते हैं। अब उन हार्मोन्स के नाम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, कौन कीटों के कायांतरण में कौन कौन से हार्मोन हेल्पफुल हैं। पहला हार्मोन होगा 20 हाइड्रोक्सी एक्डाइसोन। जैसे अभी बताया, एक्डाइसिस क्या है, निर्मोचन का दूसरा नाम है, यानी कि बाह्य कंकाल को उतारना। तो इसमें कौन सा हार्मोन काम आया, एक्डाइसोन। इसको एक्डाइसोन, ये केवल एक्डाइसोन के नाम से भी, हाइड्रोक्सी एक्डाइसोन को एक्डाइसोन के नाम से भी पूछा जाता है कि कीटों के निर्मोचन में या कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है। तो केवल एक्डाइसोन अगर उसमें नाम है तो आप एक्डाइसोन में ही टिक करेंगे। और इसका पूरा नाम एक्डाइसोन का है 20 हाइड्रोक्सी एक्डाइसोन नाम है। और ये नेचर में स्टीरॉइड होता है। ये नेचर में क्या होगा, स्टीरॉइड होता है, यानी कि प्रोटीन है। ये नेचर में क्या होगा, प्रोटीन होगा, एक प्रकार का प्रोटीन है। और उसके बाद आता है दूसरा हार्मोन है जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन होता है जिसको हम JH कहते हैं। जुवेनाइल हार्मोन को JH कहेंगे। और ये नेचर में फ्रेंड्स होता है लिपिड। इसको नेचर में ये लिपिड होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं फ्रेंड्स, पेलिमोन या प्राउन के बारे में थोड़ी सी संक्षेप में स्टडी करते हैं। देखिए, प्राउन या पेलिमोन, इसका जो वर्ग है, क्लास क्रस्टेशिया है। इसको वर्ग क्रस्टेशिया में रखा गया है। ये जलीय आर्थ्रोपोड है, वाटर में पाया जाने वाला आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है जो जल में पाया जाता है और भोजन के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं, 19 जोड़ी टांगे इसमें पाई जाती हैं। 19 जोड़ी टांगे उपस्थित होती हैं और 19 जोड़ी टांगों को भी हम फ्रेंड्स, इसको हम
सिफेलिक 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला रीजन होगा सिफेलिक रीजन। इसकी अगर हम बात करें तो पहला होगा सिफेलिक रीजन, यानी कि सिर वाला भाग। सिफेलिक रीजन का मतलब है सिर भाग। तो इसके सिर भाग में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, इसको ध्यान रखें। ये 5 जोड़ी, इनको नोट करते हुए चलना। 5 जोड़ी टांगे सिर वाले भाग में पाई जाती हैं। उसके बाद आता है सेकेंड सिफेलिक रीजन के बाद, इसको देखिए, इसके 19 जोड़ी टांगों को हम 3 भागों में बांटते हैं। दूसरा भाग है थोरासिक रीजन, यानी कि बक्ष वाला भाग, बक्षीय भाग या बक्ष भाग हो गया। तो इस बक्षीय भाग में 8 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। 8 जोड़ी टांगे बक्ष भाग में होंगी। और तीसरी बात आता है एब्डोमिनल पार्ट, यानी उदर भाग, एब्डोमिनल रीजन। तो एब्डोमिनल रीजन का मतलब उदर भाग। तो इसके उदर भाग में 6 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। तो 6 जोड़ी टांगे उदर भाग में होंगी। और अगर हम आप इसको अगर गिने तो देखिए 8 5 13 और 6 19। तो इस प्रकार 19 जोड़ी टांगे प्राउन यानी कि झींगे में पाई जाती है। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इससे संबंधित हैं। तो दूसरी देखिए, इसमें जो मेल जेनाइटल पोर होगा अर्थात नर जनन छिद्र, मेल जेनाइटल पोर, इसका नर जनन छिद्र। तो नर जनन छिद्र कहां, कौन से खंड में या कौन सी लैग पर स्थित होगा? तो ये 5वीं जोड़ी जो टांग होगी, 5th पेयर लैग, जो 5वीं जोड़ी टांग है, तो उसके 5वीं जोड़ी टांग के कोक्सा पर, लैग के कोक्सा पर स्थित होगा। 5वीं जोड़ी टांग के कोक्सा पर स्थित होता है नर जनन छिद्र। और दूसरा आता है मादा जनन छिद्र, यानी कि फीमेल जेनाइटल पोर या रिप्रोडक्टिव पोर कहां स्थित होगा? फीमेल जेनाइटल पोर यानी कि मादा जनन छिद्र कहां स्थित होता है? तो फ्रेंड, ये होता है 3री जोड़ी टांग के कोक्सा पर, 3rd पेयर लेग्स, 3rd पेयर लेग के कोक्सा पर स्थित होता है। ये 3री जोड़ी टांग पर मादा जनन छिद्र, ध्यान रखेंगे दोनों होंगे कोक्सा पर ही स्थित। तो कोक्सा पर 5वीं जोड़ी टांग के कोक्सा पर नर जनन छिद्र और 3री जोड़ी टांग के कोक्सा पर मादा जनन छिद्र स्थित होता है। और दांत, जिन मैंडिबल्स भी फ्रेंड्स टांगों में ही होते हैं, मैंडिबल्स जिनको हम दांत कहते हैं, मैंडिबल्स अर्थात दांत, इसके दांतों को मैंडिबल्स कहा जाता है। कॉकरोच के दांतों को मैंडिबल्स कहते हैं। और ये कौन से सेगमेंट में होते हैं? 3rd खंड में। और उसके बाद आता है देखिए हेस्टेट प्लेट। इसमें फ्रेंड्स हेस्टेट प्लेट उपस्थित होती है, इसमें हेस्टेट प्लेट पाई जाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार कि हेस्टेट प्लेट किस में पाई जाती है? तो हेस्टेट प्लेट पहली बात तो झींगे में पाई जाती है। हेस्टेट प्लेट, हेस्टेट प्लेट, तो हेस्टेट प्लेट कहां पाई जाती है? झींगे में या झींगा मछली में या पेलिमोनिया प्राउन में पाई जाती है। और ये स्थित होती है कार्डियक स्टोमक, स्टोमक के कार्डियक भाग में, कार्डियक रीजन ऑफ स्टोमक। तो ये स्टोमक के कार्डियक भाग में स्थित होती है। आमाशय के कार्डियक भाग में हेस्टेट प्लेट पाई जाती है। ये इसको ध्यान रखेंगे। और इसके उत्सर्जी अंगों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेलिमोन के उत्सर्जी अंगों को क्या कहते हैं? पेलिमोन के जो उत्सर्जी अंग हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, तो उनको फ्रेंड्स कहा जाता है ग्रीन ग्लैंड्स। उनको ग्रीन ग्लैंड्स कहा जाता है।
हम इसको ग्रीन से ही लिख देते हैं। तो केंचुए के जो उत्सर्जी अंग हैं उनको ग्रीन ग्लैंड्स कहा जाता है, और ग्रीन ग्लैंड्स के अलावा इसको एंटीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। एंटीनल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स को ही एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स इनको कहा जाता है। तो पेलिमोन या क्राउन के उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनल ग्लैंड्स कहलाते हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित नेक्स्ट। देखिए नर्व, देखिए फ्रेंड्स, नर्व पेलिमोन में अपेंडिक्स मैस्कुलाइना सेकेंड प्लियोपोड में स्थित होते हैं, यानी कि दूसरे प्लव पाद पर, यानी कि दूसरी टांगों पर। फिर आता देखिए स्टेटोसिस्ट। पेलिमोन में पाई जाने वाली एक संरचना स्टेटोसिस्ट, यानी स्टेटोसिस्ट ये भी पूछा जाता है स्टेटोसिस्ट किस में पाई जाती है, तो वो पेलिमोन में पाई जाती है। और ये सेंसरी ऑर्गन है, यानी पेलिमोन के संवेदी अंग हैं, ये संवेदी अंग है, और जिनका कार्य ये प्लियोपोड जो प्लव पाद होंगे उनके त्रिकोक्षा में स्थित होती है, और इसका कार्य संतुलन एवं स्थिति का नियंत्रण करना होता है। आप लोगों को जब पानी के अंदर ये होता है और इसके अंदर स्टेटोसिस्ट के अंदर सैंड पार्टिकल्स भी, रेत के कण भी पाए जाते हैं, तो स्टेटोसिस्ट जैसे पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा रेत का, जिसमें रेत गिरती रहती है, तो स्टेटोसिस्ट एक गोल संरचना है जो इसके प्रीकोक्सा में पाई जाती है प्लियोपोड के। और ये संरचना फ्रेंड्स क्या इसको संतुलन एवं स्थिति नियंत्रण में हेल्पफुल होती है, मददगार होती है। जब ये पानी के अंदर होता है पेलिमोन यानी झींगा मछली, तो कहीं इसका शरीर झुका हुआ तो नहीं है या संतुलन की स्थिति में नहीं है, तो इसको संतुलन बनाने में स्टेटोसिस्ट काफी मदद करती है। अब आते देखिए संयुक्त नेत्र। इसमें पाए जाने वाले जो संयुक्त नेत्र हैं, पहली बात तो सभी कीटों में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, सभी इंसेक्ट में, सिर्फ एरेक्निडा यानी बिच्छू को छोड़कर। तो सब में क्या होंगे? बिच्छू, एरेक्निडा क्लास को छोड़ करके सभी में पाए जाएंगे। और नेत्रांशक का जो निर्माण है वो 2000 प्रत्येक संयुक्त नेत्र का निर्माण 2000 नेत्रांशकों से होता है, जिनको हम ओमेटिडियम कहते हैं। एक नेत्रांशक की संरचना आप देखें तो सबसे ऊपर का भाग कोरोना, कॉर्नियाजन सेल, एक नेत्रांशक है ये, एक ओमेटिडियम। ऐसे ऐसे 2000 ओमेटिडियम या नेत्रांशक आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में पाए जाने वाले संयुक्त नेत्र में पाए जाते हैं। तो कॉर्निया ऊपर होगा, कॉर्नियाजन सेल और क्रिस्टलाइन कोन, इन तीनों को मिलाकर हम डायोप्टिकल रीजन कहते हैं, जो क्या करता है? प्रकाश ग्राही क्षेत्र कहलाता है। इसलिए प्रकाश किरणों को फोकस करने का काम इस डायोप्टिकल रीजन का होता है। फिर तीसरी बात है रैप्डम। तो रैप्डम, बेसल मेम्ब्रेन और इससे निकले नर्व फाइबर्स, इन तीनों को रिसेप्टर रीजन या ग्राही क्षेत्र कहा जाता है, जिस क्षेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो ग्राही क्षेत्र या रिसेप्टर रीजन में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आर्थ्रोपोड्स में या संयुक्त नेत्र द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, संयुक्त नेत्र में बने प्रतिबिंब को हम संयुक्त नेत्र द्वारा या नेत्रांशक द्वारा बने प्रतिबिंब को अंशदर्श प्रतिबिंब कहते हैं। अंशदर्श प्रतिबिंब कहा जाता है। जबकि इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ेक दृष्टि कहा जाता है। कॉकरोच में मोज़ेक दृष्टि पाई जाती है। मोज़ेक दृष्टि या मोज़ेक विजन इसको कहते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में संयुक्त नेत्र द्वारा बनेगा उसको अंशदर्श प्रतिबिंब, और इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ेक दृष्टि या मोज़ेक विजन के नाम से इसको जानते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक दो पॉइंट्स और बताते हैं। तो फ्रेंड्स लिमुलस जिसको हम किंग क्रैब मीन्स केकड़ा होता है,
तो किंग क्रैब या लिमुलस को लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म कहा जाता है। पहली बात तो ये बात ध्यान रखेंगे, लिमुलस क्या है, संघ आर्थ्रोपोडा का प्राणी है और इसकी क्लास संघ आर्थ्रोपोडा में क्लास मीरोस्टोमेटा में इसको रखा गया है, जलीय प्राणी है। और इनको हम जीवित जीवाश्म, किंग क्रैब या लिमुलस को जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहते हैं। फिर दूसरा है फ्रेंड्स, एक प्राणी और है इकाइनिस्कस। इकाइनिस्कस को हम वाटर बियर्स कहते हैं, जल भालू के नाम से इसको जाना जाता है। तो जल भालू के नाम से है इकाइनिस्कस को कहते हैं और इसका सब फाइलम यानी उपसंघ टेरिडोग्रेडा है। उपसंघ टेरिडोग्रेडा के अंतर्गत आने वाले इकाइनिस्कस को जलीय भालू या वाटर बियर्स कहते हैं। पेरिपेटस एक प्राणी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। संघ एनिलिडा और संघ आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी पेरिपेटस को कहा जाता है। तो पेरिपेटस जो प्राणी है तो इसको संघ एनिलिडा और संघ आर्थ्रोपोडा के मध्य संयोजक कड़ी माना जाता है। तो संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हम लोगों ने आज आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। निश्चित रूप से यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।